स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 6 ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और आज मैं आपको कराऊंगा द ओवरड्राफ्ट पॉइंट। क्या होगा जब हमारा बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। तो स्टार्ट करें। देखो ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे बैंक के अंदर 40,000 रुपीज पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं मेरे बैंक में? तो अगर मेरी बुक्स में बनाता हूं तो ये मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक के अंदर सपोज करो कितने रुपए पड़े हुए हैं, 40,000 पड़े हुए हैं। तो एक बात बताओ, जब मैं बुक्स बनाऊंगा, जब मैं अपनी बुक्स बनाऊंगा तो मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा। मुझे बैंक से 40,000 रुपीज लेने हैं क्योंकि मेरे बैंक के अंदर 40,000 रुपए पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मेरी बुक्स में है और बैंक की बुक में क्या होगा? अगर ये जो बैंक है, सपोज करो अगर मान लो मेरी बैंक है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक क्या एंट्री करेगा? HDFC बैंक के अंदर कि भैया मुझे HDFC बैंक को दीपक को कितने रुपए देने हैं, उसको देने हैं 40,000 रुपए। तो उसकी क्या लायबिलिटी हो गई और उसका जो बैलेंस आएगा वो यहां पे आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज करो 1424 को बैलेंस है 40,000 का। क्लियर है? मतलब मेरे बैंक अकाउंट में मेरी बुक के हिसाब से 40,000 रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं तो डेबिट बैलेंस होगा और बैंक की बुक के हिसाब से ये बैंक बना रहा है तो बैंक का जो अकाउंटेंट है उसके हिसाब से राहुल को, दीपक को 40,000 रुपीज देने हैं। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, मेरे को ना कुछ अर्जेंट कोई चीज खरीदनी थी। अब मैंने क्या किया, 50,000 का चेक किसी को इश्यू कर लिया। कितने का इशू कर लिया? 50,000 का मैंने चेक किसी को इशू कर लिया। मैंने कोई सामान खरीदा, लैपटॉप खरीदा और मैंने 50,000 का उसको चेक इशू कर लिया। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी को चेक इशू करूंगा 50,000 रुपीज का तो बट ऑब्वियस मेरे बैंक अकाउंट से माइनस होगा। अरे भैया मेरे बैंक अकाउंट से तो माइनस होगा। तो अब मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं? मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 40,000 है और मैंने चेक कितने का इशू किया? 50,000 का। तो क्या मेरा बैंक मेरा चेक पास करेगा? क्या करेगा या नहीं करेगा बताओ? अरे नहीं करेगा पास। क्यों? अरे यार मेरे बैंक में तो 40,000 रुपीज है और मैं किसी को चेक दे रहा हूं 50,000 रुपीज। बैंक ऐसा नहीं करता कि 50,000 की जगह आप 40,000 ले जाओ। नहीं, अगर मैंने किसी को चेक दिया है 50,000 का तो बैंक देखेगा क्या इसके पास 40,000 रुपए बैलेंस है, क्या 50,000 रुपए है? क्या देखो नहीं है, 40,000 पड़े मेरे बैंक में और मैंने किसी को 50,000 का चेक दे दिया तो यहां पे बैंक ये चेक पास नहीं करेगा। वो बोलेगा डिसऑनर कर लेगा, वो मेरा चेक डिसऑनर कर लेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक के अंदर बैलेंस नहीं है। पर पता प्रॉब्लम क्या आ गई, जैसे ही मेरा चेक डिसऑनर होता है, मैंने 50,000 का चेक इशू किया एक कस्टमर को और उस कस्टमर और वो चेक डिसऑनर हो गया तो मेरी जो मार्केट में वैल्यू है, गुडविल है, जो मेरा नाम है, रुतबा है, वो सब खराब हो जाएगा। सोचो लोग क्या सोचेंगे कि दीपक का चेक डिसऑनर हो गया, पास ही नहीं हुआ, मतलब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया, बैंक को बोला देखो भैया मैं लोगों को चेक इशू करता रहता हूं, कभी मेरे अकाउंट में बहुत पैसे होते हैं, कभी मेरे अकाउंट में कम पैसे होते हैं। तो क्या आप मुझे एक फैसिलिटी दे सकते हो कि कभी अगर मान लो मैंने किसी को चेक इशू कर लिया, ज्यादा का इशू कर लिया, तो आप मेरा बैलेंस नेगेटिव में कर लो। आप मुझे जानते हो, मैंने HDFC बैंक को बोला आप मुझे जानते हो मैं कहां रहता हूं, आपको पता है मेरा घर कहां है, मेरा ऑफिस कहां पे है और आपके साथ मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं, तो आप मुझे एक फैसिलिटी दे दो। उससे क्या होगा कि मेरा नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। मतलब बैंक को मैंने बोला कि अगर मैं कभी कोई चेक इशू करूं 50 का या 1 लाख का तो आप उस चेक को पास कर लेना, भले ही मेरे अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो। तो यहां पे 40,000 मेरे बैंक में पड़े हैं, मैंने 50,000 का चेक इशू किया, बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी। क्या दे दी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि हां चलो आपको मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता हूं। आपको कुछ लिमिट दे दी कि 5 लाख तक आपका नेगेटिव बैलेंस चलेगा। तो जब मैं किसी को चेक इशू करूंगा, सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदा तो मैंने लैपटॉप के लिए चेक इशू किया 50,000 का, सपोज करो मैंने इशू किया 3/4/24 को, तो भैया वो चेक पास कर लेगा। वो चेक पास कर लेगा मतलब 40,000 का बैलेंस था मेरे अकाउंट के अंदर, 50,000 का मैंने लैपटॉप खरीदा तो अब मेरा नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा क्योंकि मैंने 40,000 बैंक में था, मैंने किसी को चेक दिया 50,000 का तो 10,000 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 10,000 मेरा बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस, ये मेरा बैलेंस 1424 को है, टू बैलेंस कैरी डाउन 30
424, मतलब 30 अप्रैल को मेरा नो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। देखो बैलेंस ये डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। बताया था ना, अपोजिट चलता है, क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आता है उसका अपोजिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस है, इसका मतलब है कि मुझे बैंक को 10,000 रुपए देने हैं, मुझे देने हैं बैंक को, बैंक से लेने नहीं है। यहां 40,000 लेने थे, 50,000 का चेक इशू कर दिया, अब मुझे बैंक को 10,000 रुपए देने हैं, और इसको मैं बोलता हूं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलता हूं? ओवरड्राफ्ट, जहां पे मेरा बैलेंस नेगेटिव में चले जाता है। क्लियर है? और बैंक की बुक में क्या होगा, जब वो बैंक मेरा जब वो चेक पास होगा, सपोज करो वो जो पास होगा, सपोज करो वो चेक हुआ 50,000 का, 2 कैश या 2 लाख का, कुछ भी करो, तो यहां पे क्या करेगा, बैंक का बैलेंस यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000 रुपये 30/4/24 को, ये 3/4/24 को, तो 30/4/24 को मेरा बैलेंस आ जाएगा। अच्छा ये डेबिट है क्रेडिट है? अरे क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस है। तो बैंक का जो अकाउंटेंट है, अगर मान लो मैं HDFC बैंक हूं तो मेरा अकाउंटेंट है, उसके हिसाब से मुझे दीपक से 10,000 रुपये लेने हैं। इसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब मुझे बैंक को पैसे देने होते हैं या बैंक को मुझे पैसे लेने होते हैं तो ओवरड्राफ्ट होता है। क्लियर है? पर अब क्वेश्चन ये आ गया कि BRF के अंदर अगर ओवरड्राफ्ट का पॉइंट आ गया तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द महेश लिमिटेड BRF एंड फाइंड आउट द बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर आवर रिकॉर्ड 40,000। तो आप BRF बनाओगे, आप लिखाओगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि मेरे बैंक बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है 40,000, मतलब मुझे बैंक को 40,000 रुपए देने हैं। ये क्वेश्चन है, तो भैया ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर मेरे बैलेंस है या एज पर मेरी बुक है? क्या एज पर आवर रिकॉर्ड, एज पर कैश बुक कितना चल रहा है? 40,000। ये 40,000, आप इस मेरे एग्जांपल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? ओके, तो 40,000 रुपीज क्या हो गया? मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है एज पर दिस क्वेश्चन 40,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? मेरा ओवरड्राफ्ट का मतलब है मुझे बैंक को 40,000 रुपीज देने हैं मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से। और ये मैं कब बना रहा हूं? 30 जून को बना रहा हूं। ये भी आपको बात एकदम क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक 1200। मैं आपको बताया था BRF के अंदर हमें वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। बिना वर्किंग नोट के BRF बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप सोचो कि बिना वर्किंग नोट के हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पे आपका एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया 1200 रुपए चेक, तो आप एक BRF का वर्किंग नोट बनाओगे, आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे, पर्टिकुलर कैश बुक और पासबुक होगा, रिसीट, पेमेंट, विड्रॉवल और डिपॉजिट होगा। ओके, क्या लिखा हुआ है? एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक में 1200 रुपए। ओके, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ओके, चलो एक बात बताओ, एक कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो बैंक ने तो एंट्री की होगी ना, बैंक ने तो एंट्री की होगी ना। तो मेरी पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। बैंक ने 1200 रुपए की एंट्री यहां पे की होगी। बैंक, एक कस्टमर ने 1200 रुपए मेरे बैंक में जमा कराया, तो भैया बैंक ने एंट्री की है। पर क्या मैंने एंट्री की है? क्या क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो मैं यही एज्यूम करूंगा मैंने एंट्री नहीं की है, क्योंकि BRF बना रहा हूं तभी ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ ना कि एक ने कोई गलती की है। तो मतलब एक कस्टमर ने मेरे, सपोज करो आप मेरे कस्टमर हो, आपने मेरे बैंक में 1200 रुपए जमा करा दिया और आपने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। अरे मेरा अकाउंटेंट जो होगा, कैश बुक जो बनाता है, वो एंट्री तभी करेगा जब आप मुझे इन्फॉर्म करोगे। आपने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया तो मैंने एंट्री नहीं की। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद वन चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ओके, हुआ क्या? मैंने चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर्ड। हुआ क्या? देखो अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये मुझे एक बंदे ने चेक दिया 600 रुपए का, तो सुनो, मुझे एक बंदे ने चेक दिया 600 रुपए का, मैंने बैंक में जमा करा दिया। जैसे ही मैं बैंक में जमा कराऊंगा, मैं तो रिसीट साइड में दिखा दूंगा भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया।
अरे भैया आपने मुझे 600 का चेक दिया, मुझे दिया, बैंक को नहीं दिया, मुझे दिया, मैंने कहा 600 रुपये, ओके 600 रुपये मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। कैश बुक का मतलब होता है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ओके 600 बढ़ा दिया। अच्छा, पर बैंक कब पास करेगा? जब ये चेक क्लियर होगा। मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ाएगा? अरे बैंक मेरा बैलेंस तब बढ़ाएगा जब ये चेक पास होगा। तो अभी वो चेक पास हुआ क्या? नहीं, लिखा हुआ है नॉट क्लियर्ड। तो जब नॉट क्लियर्ड लिखा हुआ है मतलब बैंक ने कोई एंट्री नहीं की है, बैंक ने एंट्री की नहीं है। बैंक तभी एंट्री करेगा, आइडली बैंक को 600 रुपये या तो 600 रुपये डिपॉजिट करना चाहिए था, पर बैंक ने एंट्री नहीं की बिकॉज चेक पास ही नहीं हुआ। ओके, फिर हो गया फोर्थ पॉइंट, चेक ऑफ ₹7,000 issued to a creditor was entered by mistake in the कैश कॉलम। मैंने एक चेक इशू किया क्रेडिटर को, एक बंदे को मैंने 7,000 का चेक इशू किया, पर मैंने गलती से कैश कॉलम में एंट्री कर ली। ओके चलो देखो, चेक इशूड बट एंटर्ड इन कैश कॉलम। एक आपको पता है, जब मैं कोई अकाउंट बनाता हूं तो आपको ये पता होगा कि जब भी मैं कोई अकाउंट बनाता हूं तो मेरे 2 कॉलम होते हैं। आपने कैश बुक मेरे साथ किया ही था ना, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। ये मेरा पेमेंट, ये मेरा रिसीट। ओके, ये मेरी कैश बुक बन रही है। तो मेरे कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मेरा एक चेक मैंने एक क्रेडिटर को इशू किया 7,000 का, मैंने गलती से कैश कॉलम में एंट्री कर ली। एलो, मैंने किसी को 7,000 का चेक दिया तो आइडली मुझे एंट्री यहां पे करनी चाहिए थी। जब मैं किसी को चेक देता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस माइनस होगा, तो मुझे बैंक कॉलम में एंट्री करनी चाहिए थी, पर मैंने यहां एंट्री नहीं करके भाई साहब गलती से कैश कॉलम में कर दी। लो भाई, कैश कॉलम में कर दी, तो अब मैं क्या करूं? देखो, मेरा एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, डू व्हाट इफ डन। डू व्हाट इफ डन का मतलब होता है जो हुआ है वो करो। हुआ क्या है? क्या मेरी बैंक कॉलम में कोई एंट्री हुई है? नहीं, डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं हुई है। क्या मेरी क्रेडिट साइड में कोई एंट्री हुई है? क्रेडिट साइड में भी एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कोई भी एंट्री मेरे अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम में नहीं की है। डू व्हाट इफ डन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कभी मत भूलना, जो हुआ है वो करो। डू व्हाट इफ डन। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? मैंने किसी को चेक दिया 7,000, बैंक ने एंट्री की क्या? अरे बैंक तो एंट्री करेगा ना। क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने गलती की है, मैंने एंट्री नहीं की है, बैंक ने तो एंट्री की है ना। तो बैंक तो मेरा पेमेंट कॉलम में 7,000 रुपये, विड्रॉवल कॉलम में 7,000 रुपये दिखा देगा। बैंक तो मेरे पेमेंट कॉलम में 7,000 रुपये दिखा देगा, बिकॉज बैंक ने तो मेरी एंट्री कर ली होगी, मेरा चेक इश्यू किया, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 7,000 का। तो बैंक ने एंट्री की है, मैंने एंट्री की है, पर मैंने कैश कॉलम में की है। मैं सही गलत के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं BRF बना रहा हूँ। तो BRF के अंदर हमेशा ध्यान रखना, हम सही गलत नहीं देखते, हम डू व्हाट इफ डन। हुआ क्या है? बैंक कॉलम में एंट्री हुई है, नहीं हुई है? हाँ, नहीं हुई। दोनों कॉलम में एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ओके, फिर हो गया फिफ्थ, check of ₹8,000 issued on 25 June was not presented for payment, whereas it is recorded twice in the cash book. ओ लो, मैंने किसी को चेक इशू किया 8,000 का, मैंने किसी को चेक इशूड एंटर ट्वाइस, मैंने किसी को चेक इशू किया 8,000 का 25 जून 2024 को, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, बट मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। एलो, मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। तो जब मैंने किसी को चेक इशू किया, डू व्हाट इफ डन, मैंने पेमेंट साइड में 8,000 रुपये दिखाना था, मैंने 2 बार दिखा दिया 8,000 रुपये। मैंने 8,000 रुपये एक बार दिखाना था भाई साहब, मैंने एक नहीं 2 बार दिखा दिया, 8,000 और 8,000। क्लियर है? बट हुआ क्या? बैंक ने क्या किया, अब मुझे बताओ। देखो, वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने तो एक भी एंट्री नहीं की है।
बैंक तभी मेरी एंट्री करेगा, देखो बच्चों, तभी एंट्री करेगा जब मेरा वो चेक पास होगा। अगर वो मेरा चेक पास नहीं होगा तो बैंक एंट्री कभी भी नहीं करेगा। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना। बैंक एंट्री जब मेरा चेक पास होगा तो ही एंट्री करेगा। तो बैंक ने एक बार भी एंट्री नहीं की है और मेरे अकाउंटेंट जो बेवकूफ है उसने 2 बार एंट्री कर ली है, 8,000 और 8,000। डू व्हाट इफ डन, प्लीज ये कभी मत भूलना, डू व्हाट इफ डन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना, लाइक करना भूल जाते हो आप, लाइक करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, और कमेंट भी कर लो यार, आपका एक मुझे कम्युनिकेशन मिलता है। इन द कैश बुक अ बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 was recorded twice while another bank charges was not recorded at all। ओके, देखो दिमाग लगाओ, बैंक चार्जेस, ठीक है ना। बोलता है एक बैंक चार्जेस है 200 रुपए, बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने मेरा अकाउंट माइनस किया, तो मैंने 2 बार रिकॉर्डेड कर लिया। ओके, मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। हाँ सर, ये तो बात एकदम क्लियर है, 200 मैं 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, बट मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। वाई अनदर बैंक चार्जेस वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, और एक मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरे बैंक चार्जेस 2 लग गए, एक तो 200 रुपए लग गए और एक 70 रुपए लग गए। 200 रुपए और 70 रुपए, मैंने 200 को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। डू व्हाट इफ डन, मैंने 200 को 2 बार रिकॉर्ड किया तो पेमेंट साइड में 2 बार आ गया, और 70 को रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिखा ना 70 को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओके, तो मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया 70 को, पर बैंक ने कितनी बार रिकॉर्ड किया है। बैंक तो यार एकदम सही एंट्री करेगा जब तक क्वेश्चन साइलेंट है। तो बैंक ने चार्जेस लगाया 200 तो वो एक ही बार करेगा, और बैंक ने चार्जेस लगाया 70 तो वो भी एक बार रिकॉर्ड करेगा। तो बैंक तो 200 और 70 एक ही बार रिकॉर्ड करेगा। बैंक ने मेरे चार्जेस लगाए 200 रुपए, बैंक ने चार्जेस लगाए 70 रुपए, बैंक ने मेरा अकाउंट माइनस कर दिया। मेरा अकाउंटेंट बेवकूफ है, 200 की जगह उसने 2 बार 200 लिख दिया और 70 की जगह कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। क्लियर है। चलो, ऑन 30 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आप अकाउंट फंडा के बच्चे हो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। रीजन बताता हूं। ऑन 30 जून 2024 द क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक एंड द बैंक अकाउंट वाज रॉन्गली ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ डेबिट बैलेंस। बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है कि इस पॉइंट को सॉल्व करें तो करें कैसे, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूं, डू व्हाट इफ डन। क्या लिखा हुआ है ऑन 30 जून अ क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, and cash book and the bank account of the 6705 was wrongly brought forward as a debit balance। मेरा जो बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस 6705, मैंने गलती से उसको डेबिट में लिख दिया। ओके, एक बात बताओ, मेरा डेबिट और मेरा क्रेडिट ये है, और बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट ये है। ओके, बैलेंस रॉन्ग ब्रॉट फॉरवर्ड। देखो यहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा, डू व्हाट इफ डन। हुआ क्या है, मेरा बैलेंस था 6705, हाँ, तो वो कहां पे आना चाहिए था, वो क्रेडिट में आना चाहिए था। मेरे अकाउंटेंट ने गलती से क्रेडिट का जो बैलेंस है वो कहां लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। तो मेरे अकाउंटेंट ने 6705 यहां लिख दिया। अरे भैया, मैं सही गलत करने नहीं बैठा हूं। आपको लग रहा है कि सर सही करो, अरे सही गलत के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है। मैं यहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बैठा नहीं हूं। आई एम हेयर फॉर व्हाट, आई एम हेयर ओनली फॉर द BRS। तो यहां पे 6705 मेरा रिसीट कॉलम में क्यों आ रहा है, डेबिट साइड में, क्योंकि मेरा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, पर मैंने गलती से कहां लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, बैलेंस लिख दिया। ओके, यहां लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक का क्या होना चाहिए, मेरा ओरिजिनली बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस क्या होना चाहिए। अगर मेरा क्रेडिट है तो बैंक का तो डेबिट ही होना चाहिए ना। आपको बता चुका हूं, अगर मेरा और बैंक का उल्टा हिसाब चलता है, अगर मेरा अकाउंटेंट के हिसाब से अगर मुझे बैंक से 40,000 रुपीज़ लेने हैं तो बैंक के हिसाब से 40,000 रुपीज़ देने हैं। अगर मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो बैंक के हिसाब से क्रेडिट है। बैंक और मेरा उल्टा हिसाब चलता है। मेरा जो अकाउंटेंट एंट्री करेगा बैंक उसकी उल्टी एंट्री करेगा। तो यहाँ पे मैं जो एंट्री कर
रहा हूं, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस मेरे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस था, तो इसका मतलब है बैंक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा। अरे भैया एक बात बताओ, मेरा एक्चुअली सिचुएशन क्या है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का क्या बैलेंस होगा सर? बैंक का अगर आपका क्रेडिट है तो आपका डेबिट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बैंक और मेरा जो अकाउंटेंट जो होते हैं वो डिफरेंट अपोजिट एंट्री करते हैं। मैं जो एंट्री करूंगा वो उसकी उल्टी एंट्री करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं आपके वहाँ से आऊँगा तो अगर आपको मेरे यहाँ पे आना है तो आपको उल्टा आना पड़ेगा। आप तो नहीं मेरे यहाँ पे आने के लिए और आगे जाओगे। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, अगर मेरे बैंक के हिसाब से मुझे बैंक से पैसा लेना है तो बैंक को मुझे पैसा देना है। तो मेरे हिसाब से अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है बैंक का बैलेंस कितना हो गया 6705 डेबिट बैलेंस होगा। तो बैंक ने एकदम सही एंट्री की होगी। बैंक ने 6705 यहां पे दिखाया होगा, डेबिट में दिखाया होगा। डिफरेंट नहीं समझ में आया? देखो मेरे हिसाब से बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस तो मेरा यहां पे आना चाहिए था, पर मेरे अकाउंटेंट ने बेवकूफ़ी करके यहाँ पे 6705 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ समझ में आया? दूसरा, मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से 6705 अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है अगर सही होता तो बैंक के हिसाब से वो, अगर मेरा क्रेडिट है तो बैंक का डेबिट है, और बैंक ने एंट्री एकदम सही की है, तो बैंक ने गलती नहीं की है। कहीं लिखा है क्वेश्चन में बैंक ने गलती की है? मेरे अकाउंट में गलती की है। तो अगर मेरा क्रेडिट है तो बैंक का डेबिट बैलेंस है, तो 6705, तो बैंक अपने डेबिट कॉलम में दिखाएगी 6705 दिखाएगी डेबिट। तो बैंक के हिसाब से तो उसने सही किया, मैंने यहां पे लिखने की जगह यहां कर लिया। कोई भी अगर मेरा बैलेंस यहां आ रहा है तो बैंक का यहां आएगा, मेरा यहां आएगा तो बैंक का यहां आएगा। मेरा डेबिट तो बैंक का क्रेडिट, मेरा क्रेडिट तो बैंक का डेबिट। तो मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ने सही किया, पर मैंने क्रेडिट की जगह भाई साहब गलती कर ली, 6705 यहां लिख दिया। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना? अ चेक रिसीव ऑफ 200 फॉर कैश सेल इज एंटर्ड इनटू द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। लो भाई, एंड सेम इफ डिपॉजिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर। ये देखो क्या गलती की है, मुझे एक चेक मिला 200 रुपए का, कैश सेल हुई मेरी, और मैंने गलती से कैश कॉलम में एंट्री कर ली। एक बात बताओ, जब मुझे चेक मिलता है, जब मुझे चेक मिलेगा 200 का, तो मुझे यहां पे एंट्री करनी चाहिए थी बैंक कॉलम में। अरे यार, आपने मुझे 200 रुपए का चेक दिया तो मैं बैंक कॉलम में एंट्री करूंगा या कैश कॉलम में एंट्री करूंगा? सर बट ऑब्वियस बैंक कॉलम में एंट्री करोगे, पर मैंने 200 रुपए का बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की, गलती से मैंने कहाँ कर ली 200 रुपए। तो मैंने कोई एंट्री की क्या? मैंने कोई एंट्री की क्या? सर मैंने कोई एंट्री नहीं की। बैंक कॉलम में कोई एंट्री की? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पे लिखो चेक। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ, क्या लिखेंगे? चेक एंटर्ड रॉन्ग। मैंने तो एंट्री की नहीं, ओके। और वो बोलता है कि मैंने वो चेक अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, हुआ क्या? मुझे किसी ने, आपने सपोज को 200 रुपए का चेक दिया, तो मैंने तो एंट्री की नहीं, लिखा मैंने एंट्री कैश कॉलम में की। मैंने एंट्री कहाँ कर ली? कैश कॉलम में। तो बैंक कॉलम में एंट्री की, मैंने एंट्री नहीं की। अच्छा, और वो चेक मैंने बैंक, मेरे दो अकाउंट थे, एक HDFC में था और एक कोटक में था। अब हुआ क्या, HDFC मेरा ऑफिस का अकाउंट है, कोटक का जो अकाउंट है वो मेरे घर का अकाउंट है, जो मेरे घर के खर्चे होते हैं। तो भाई मेरे दो अकाउंट होते हैं ना, एक ऑफिस का और एक घर का। तो अब मैंने क्या किया, ये चेक आया, ये चेक बिजनेस का चेक है 200 रुपए, मैंने तो एंट्री की नहीं, और मैंने वो चेक है ना गलती से HDFC नहीं जाके मैंने कोटक में जमा करा दिए। मैंने ये चेक HDFC में नहीं जाके कोटक में जमा करा दिए। अरे यार, कोटक बोला यार ये क्या करते, मतलब मैंने क्या किया, गलती कर ली। तो एक बात बताओ, मैं BRF किसका बना रहा हूं? मेरे ऑफिस का बना रहा हूं ना। ये जो BRF बना रहा हूं ये मेरे ऑफिस का बना रहा हूं। तो क्या मेरे HDFC बैंक मेरा एंट्री करेगा? नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HDFC बैंक तभी एंट्री करेगा जब उसके पास चेक पहुंचेगा। आपने 200 का चेक दिया, मैंने तो एंट्री की नहीं, लिखा ना मैंने एंट्री की नहीं, गलती से कैश कॉलम में कर ली, तो मैंने एंट्री की नहीं, और मैंने वो चेक HDFC जमा करा, कोटक जमा करा दिया। तो HDFC को कैसे मालूम चलेगा कि कोई चेक आया? मैंने गर्ल्स अकाउंट में जमा करा दिया, पर्सनल अकाउंट ऑफ ओनर, तो भाई यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की। क्लियर है? चलो अब समझ में आ गया। चलो अब आया ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ओवरड्राफ्ट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखो, ओवरड्राफ्ट 40,000 रुपीज है। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक 40,000 मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट ये मेरी बुक के हिसाब से, तो कैश
कैश बुक में मैंने आपको बताया था जो रिसीट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है। सर रिसीट प्लस होता है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उन सब में मैंने रिसीट अगर प्लस होता है तो मैंने कहा था उसका साइन अपोजिट कर लो। कहा था मैंने, अरे भैया आप कैश बुक पे चालू कर रहे हो तो कैश बुक में आ जाओ, कैश बुक में रिसीट क्या होता है, हमेशा प्लस। तो मैंने आपको कहा था कि साइन माइनस लगा दो, कहा था ना अपोजिट साइन लगा दो। रिसीट हमेशा प्लस होता है तो अपोजिट लगा दो, बट यहाँ पे क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो आप अपोजिट साइन नहीं लगाओगे। कैश बुक में रिसीट क्या होता है, प्लस, तो आप प्लस करोगे। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो नॉर्मल बैलेंस था, मेरा पॉजिटिव बैलेंस था मेरे अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे उस टाइम क्या हुआ, रिसीट प्लस होता था तो मैंने क्या किया था, माइनस किया था। पर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का पॉइंट है तो ओवरड्राफ्ट में रिसीट क्या होता है, प्लस, तो उसको प्लस ही लिखेंगे, अपोजिट साइन नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन के अंदर होगा अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट से कर रहा हूं तो रिसीट कैश बुक है तो कैश बुक में आ जाओ, रिसीट प्लस तो प्लस ही लिखेंगे, अपोजिट साइन नहीं लिखेंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? चलो अब अपन को क्या करना है, पहले अपन को ऐड वाले पॉइंट करने हैं। क्या करना है, पहले अपन ऐड वाले पॉइंट करेंगे। चलो ऐड क्या हो रहे हैं, देखो ऐड हो रहे हैं ये वाले प्लस प्लस, ये आपको सिर्फ ये और अभी ये देखना है। 600 ऐड हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये मेरा ऐड हो रहा है तो 600 रुपये। ओके, ये भी हो गया, चलो ये हो गया। उसके बाद 7000 रुपये, ये मेरा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, चेक इशूड बट एंटर्ड इन कैश कॉलम। ओके, चेक इशूड बट एंटर्ड इन कैश कॉलम। कितना है अमाउंट कितना है, 7000। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद चेक इशूड एंटर ट्वाइस, नहीं सॉरी ये हो गया प्लस 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 वाला, ये वाला आइटम है 67 और एक ये वाला है 200। एक बात बताओ, ये 200 और ये 200 प्लस माइनस है तो इसको काट दूं क्या, ये 200 काट दूं ना। अरे यार 200 प्लस हो रहा है 200 माइनस हो रहा है तो ये तो काट सकता हूँ ना, ठीक है ना, काट सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ये 70 रुपये आ रहा है। बैंक चार्जेस कितना आ रहा है, मैं सिर्फ प्लस वाला देख रहा हूँ। ये मैंने प्लस प्लस क्यों काटा, माइनस क्यों काटा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 200 प्लस ये प्लस माइनस कट ही जाएगा। यहाँ 70 है तो 70 विड्रॉवल है तो बैंक चार्जेस हो जाएगा 70 हो जाएगा आपका, बैंक चार्जेस 70 रुपये। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला भी 200 वाला नहीं हुआ, उसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 6705 ये दोनों प्लस है, तो दोनों ऐड करेंगे। बैलेंस रॉन्ग ब्रॉट फॉरवर्ड 6705 प्लस 6705। सर क्या आप दोनों को ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस है ना। हाँ, 6705 प्लस 6705 फॉर इज इक्वल टू 13410। 13। सर आपकी मैथमेटिक्स इतनी पुअर है क्या? अरे पुअर नहीं है हम, जब से जब मैंने 11th 12th के बाद हमने कैलकुलेटर यूज़ करना चालू कर लिया था, वो एक आदत बन गई। जब मैंने CA करा था तो कैलकुलेटर यूज़ करना आदत बन गई है, तो हम अब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना फटाफट कैलकुलेटर में कर लेते हैं। आदत खराब है पर अब क्या करें, आदत बन चुकी है। चलो 6 है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हो आपको समझाते हुए। कितनी इंसल्ट होगी अगर मान लो मेरी गलती हो जाए आपको पढ़ाते हुए, बोलोगे कि सर क्या बेकार टीचर है। ठीक है, चलो प्लस हो गया ये हो गया। अब माइनस में आ जाओ। सर माइनस में 8000 और 8000 16000 है, 8000 और 8000 16000 है। ओके, चलो यहाँ पे लेफ्ट के अंदर चेक इशूड एंटर ट्वाइस 16000। सर कैसे? अरे 8000 प्लस 8000, भैया माइनस में चल रहा है ना, ये माइनस में चल रहा है ना, ये और ये माइनस में, और कोई माइनस में है क्या? ये तो हो चुका ना, 1200 का हो चुका ना, तो ये मैंने 1200 का क्यों नहीं किया? अच्छा ये तो ये वाला करना है, 1200 करना है। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1200 रुपये। ओके, चलो चेक डायरेक्ट डिपॉजिटेड 1200 रुपये, ये भी हो गया। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो 16000 माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। सर ये वाला रह गया, 200 वाला ले गया, तो ठीक है कर लो। बैंक चार्जेस ले गया, माइनस में आ रहा है 200 रुपये, तो ये आ गया आपका बैंक चार्जेस।
200 रुपये। सारे हो गए? हाँ सर ये भी हो गया। तो आप देख लो माइनस में 1200 पूरा हो गया, 600 हो गया, 6705 हो गया, 16000 हो गया और ये 7000 रुपये भी हो गया। क्लियर है? 7000 रुपीज़ भी आपका हो गया, सब हो गया। ठीक है ना? तो अब अपन को क्या करना है? अब अपन को क्या करना है? अपन को इन चारों का यहाँ पे एडिशन निकाल के यहाँ पे करना है। ओके, +70 + 7000 + 600 तो सर 21080 ये प्लस होगा और 16000 + 1200 + 200 सर 17400 तो यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो 40,000 + 21080 - 17,400 फॉर 43680 ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैलेंस है ये मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा था। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने ओवरड्राफ्ट पे चालू किया, ओवरड्राफ्ट को मैंने प्लस माना था, तो अगर ये भी मेरा प्लस आ रहा है तो ये मेरा ओवरड्राफ्ट ही होगा। ये भी मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर ये मेरा कैश बुक है, तो भैया पासबुक के हिसाब से मेरा जो ओवरड्राफ्ट है वो ये चल रहा है। अगर ये प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस है, अगर दिस प्लस दिस माइनस दिस ये प्लस आइटम आ रहा है तो मैंने ओवरड्राफ्ट को प्लस माना था तो ये भी प्लस होगा, और अगर ये माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव बैलेंस बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके, तब ये नॉर्मल बैलेंस बन जाएगा। क्लियर है? तो ये ओवरड्राफ्ट है, अगर ये प्लस आया तो ये भी मेरा ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट लिखना मत भूलना एज पर द पासबुक। और ये मेरा BRF का ये वाला मेरा जो ओवरड्राफ्ट का जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया। क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन कराओ ना। चलो एक क्वेश्चन आपको फटाफट है ना, मैं यहाँ पे एक और करा देता हूँ। प्रिपेयर द सौरभ ये स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी कराऊं। चलो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये मेरा पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है। ठीक है ना? देखो मैंने सारे पॉइंट, जितने पॉइंट हो सके मैंने आपको सारे बता रखे हैं। चलो फटाफट करो। चेक रिसीव 200 फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू द कैश बुक एंड सेम इज डिपॉजिट इनटू पर्सनल अकाउंट ऑफ द सौरभ। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा? चेक डिपॉजिटेड बट एंटर रॉन्ग। क्या लिखा हुआ है कि मुझे किसी ने चेक दिया 200 रुपये का, और तो मुझे जब किसी को चेक देगा तो मैंने तो 200 रुपये की एंट्री कर ली, बल्ले बल्ले मैंने तो रिसीट में एंट्री कर ली, क्योंकि मुझे 200 रुपये मिले, मैंने रिसीट में एंट्री कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने चेक दिया। बट मैंने वो चेक कहाँ जमा करा दिया? मेरे पर्सनल अकाउंट में। एक बात बताओ, मैं हूँ सौरभ, और सौरभ का 2 अकाउंट है, एक होता है ऑफिस का अकाउंट और एक होता है पर्सनल अकाउंट। तो जो ऑफिस का जो बैंक होगा उसमें एंट्री होनी चाहिए थी ना, ये अपन ऑफिस का बना रहे हैं ना, उसने सौरभ ने अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करा दिया, उसने अपने घर के अकाउंट में जमा करा दिए। तो सपोज करो उसका ऑफिस का अकाउंट HDFC में था, पर्सनल अकाउंट कोटक में था, तो उसने वो जो पैसा है, सौरभ ने अपना पैसा गलती से कोटक में जमा करा दिया, उसका पर्सनल अकाउंट में जमा करा दिया, मतलब ऑफिस में जमा नहीं कराया। अगर एक बात बताओ, ऑफिस में जमा नहीं कराया तो ऑफिस तो कोई एंट्री करेगा ही नहीं, बैंक तो कोई एंट्री करेगा नहीं, बैंक तभी एंट्री करेगा जब बैंक के पास चेक आएगा। तीसरा, चेक रिसीव एंड पेड इनटू द बैंक इफ रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ओके, ऑन 3/7 एंट्री अपन 30 जून का बना रहे हैं। एंट्री फॉर चेक डिपॉजिटेड वर नॉट पास इन द कैश बुक। एक मुझे किसी ने चेक दिया। ओके, तो एक बात बताओ, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे किसी ने चेक दिया 450 रुपीज़ का। देखो सुनो, मुझे चेक दिया 450 रुपीज़ का। इफ रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, तो बैंक तो एंट्री करेगा नहीं। अरे बैंक डिसऑनर कभी भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, बैंक मेरी बुक्स में एंट्री कब करेगा? जब वो चेक पास होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, बैंक कभी भी पहले एंट्री नहीं करेगा। बैंक ने तो कोई भी एंट्री नहीं की। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है, क्या मैं इशू करूं, क्या मैं किसी को मुझे चेक मिले, डिसऑनर केस में बैंक कोई एंट्री नहीं करता, ना पास की ना डिसऑनर की। अच्छा, वो बोलता है कि भैया चेक रिसीव पेड बैंक और डिसऑनर बाय बैंक, एंट्री फॉर चेक डिपॉजिटेड, मैंने एंट्री डिपॉजिट की पास ही नहीं की। एक बात बताओ, मुझे कितने का चेक मिला? 450 का, तो मुझे तो यहाँ पे 450 दिखाना चाहिए था ना। डिसऑनर तो अगले महीने हुआ है, तो मुझे तो दिखाना चाहिए था, पर मैंने नहीं दिखाया। सर कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिखाया। लिखा है ना, एंट्री फॉर चेक डिपॉजिटेड वाज नॉट पास।
मेरे पास जो चेक आया 450 का, मैंने एंट्री की नहीं। जब मैंने एंट्री की नहीं तो भाई साहब मैंने डिसऑनर की भी एंट्री नहीं की। मैं डिसऑनर की एंट्री कब करूंगा? मैं एंट्री 3 जुलाई को करूंगा, पर मैंने तो एंट्री की नहीं है। समझ में आया? मुझे जब चेक मिला मैंने एंट्री नहीं की, तो मुझे 450 का चेक मिला, मैंने एंट्री नहीं की। बैंक तो बटा हुआ एंट्री नहीं करेगा जब तक वो चेक पास नहीं होगा। क्लियर है? चलो, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 800 वाज गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। ओके, चलो क्या होता है? रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन पासबुक। देखो, मेरा डेबिट ये होता है, मेरा क्रेडिट ये, बैंक का डेबिट ये, बैंक का क्रेडिट ये। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को 800 रुपये से क्रेडिट कर लिया बाय द पासबुक। तो बैंक ने 800 रुपये मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर लिया? क्रेडिट कर लिया। बात समझ में आई? मुझे बैंक ने 800 रुपये दिए, सॉरी मुझे गलती से बैंक ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 800 रुपये। मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया। ओके, मैंने गलती नहीं की है, क्योंकि मुझे तो उसने गलती में 800 रुपये जमा करा दिया। कभी कभी होता है बैंक मेरे अकाउंट में जमा करा देता है, भैया मेरे तो कुछ पैसे आए नहीं, गलती पे एंट्री हो गई। ओके, बैंक हैज कलेक्टेड 2000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड चार्ज 5% कलेक्शन चार्जेस, बोथ वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया। क्या किया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड। बैंक ने मेरा इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा या कम करेगा? अरे बैंक बैलेंस मेरा बढ़ाएगा। 2000 रुपये और 5% उसने कलेक्शन चार्जेस लगा दिए। 5% कलेक्शन चार्जेस मतलब 2000 रुपये पे 5% उसने काट दिए। तो 2000 पे 5% कितना होता है? 100 रुपये। तो बैंक ने 100 रुपये मेरे काट दिए, तो टोटल बैंक ने 1900 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। हुआ क्या? सुनो, बैंक ने 2000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बैंक ने 2000 रुपये मेरा एक इंटरेस्ट, मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। मैंने सपोज करो मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और उस पर सपोज करो मुझे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ रखा है 2000 रुपये। तो 2000 रुपये बैंक ने जमा करा दिए, और बैंक ने 100 रुपये मेरे कलेक्शन चार्ज काट दिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2000 रुपये यहाँ पे जमा करा दो और 100 रुपये उसने चार्जेस लगा दिए। भाई बैंक कुछ तो चार्ज लेगा ना, आपका कोई सर्विस देता है तो बैंक फ्री में काम नहीं करता, बैंक को भी तो सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को। तो आपके अकाउंट में 2000 रुपये आए और बैंक ने 100 रुपये मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए 5% ऑफ द 2000 रुपीज। ओके, पर मैंने ये एंट्री नहीं की। मेरा अकाउंटेंट बड़ा मस्त है, सोता रहता है दिन भर, और उसने ये एंट्री नहीं की। बैंक ने मेरे अकाउंट में 2000 रुपये जमा कराए और कलेक्शन चार्जेस काटे 100 रुपये, मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की। क्लियर है? चलो, ये भी समझ में आ गया सर। ओके, उसके बाद चेक ऑफ रुपीज ड्रॉन इन द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब है पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, ऑफिस के 2 अकाउंट, हर इंसान के 2 अकाउंट होते हैं, एक ऑफिस का और एक पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट वाज शोन एज ड्रॉन अगेन द करंट अकाउंट इन द कैश बुक। मैंने किसी को एक चेक इशू किया। सपोज करो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ इसके अंदर सौरभ हूँ। तो मैं सौरभ हूँ, मेरे पर्सनल खर्चे बहुत सारे हैं। तो मेरे सपोज करो मेरे बच्चे की फीस मुझे भरनी थी, और मेरे बच्चे की फीस कितनी है? 1000 रुपये। सपोज करो मैंने वो चेक सेविंग बैंक का यूज़ किया। देखो मेरे पास 2 चेक बुक है, एक मेरा ऑफिस का जो HDFC बैंक में है, और एक मेरा पर्सनल जो कि कोटक बैंक में है। तो जो कोटक बैंक का चेक मैंने इशू किया 100 रुपये का, कितने का इशू किया? 1000 रुपये का इशू किया। वो मैंने कोटक बैंक का इशू किया, और वह शोन एज ड्रॉन एज अ करंट अकाउंट इन द कैश बुक। एक बात बताओ, मैं जब कोटक बैंक का इशू करूंगा 1000 रुपीज का चेक, सुनो, चेक इशूड इन सेविंग अकाउंट। जब मैं ये HDFC बैंक की बना रहा हूँ, मेरे ऑफिस का बिजनेस का बना रहा हूँ, तो मैंने एक सेविंग अकाउंट का चेक इशू किया। जब मैं कोई सेविंग अकाउंट का चेक इशू करूंगा तो मेरा कोटक वाला मेरा अकाउंट माइनस करेगा, HDFC वाला मेरा कोई भी अकाउंट माइनस नहीं करेगा, क्योंकि HDFC को तो पता ही नहीं मैंने चेक इशू किया। मैंने तो कोटक का चेक इशू किया ना, तो कोटक वाला एंट्री करेगा ना, HDFC वाला तो कोई एंट्री करेगा नहीं, बिजनेस वाला तो करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया मैंने पर्सनल चेक यूज किया है, सेविंग अकाउंट का चेक यूज किया है। ओके, बट मैंने क्या किया? मैंने गलती से कैश बुक में एंट्री कर ली।
मैंने गलती से चेक में कैश बुक में एंट्री कर ली। अच्छा, मैंने ये करंट अकाउंट का मतलब होता है जो मेरा ऑफिस का अकाउंट करंट अकाउंट, घर का अकाउंट सेविंग अकाउंट। क्लियर है? अपने पापा मम्मी को पूछना, करंट अकाउंट हम ऑफिस के लिए मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक इशू किया 1000 का जो कि सेविंग अकाउंट में है, मैंने गलती से उसको करंट अकाउंट में दिखा दिया, मतलब मैंने चेक इशू किया। तो जब मैंने चेक इशू करता हूं तो मेरा पेमेंट साइड में मैंने गलती से 1000 दिखा दिया। सर गलती क्यों, आपने सही किया? नहीं, अरे भैया मैंने कोटक का चेक 1000 रुपये का इशू किया तो मेरे कोटक में एंट्री होनी चाहिए थी ना। ये तो मैं HDFC बैंक की एंट्री कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का अकाउंट की एंट्री कर रहा हूँ, तो बिजनेस में तो एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। ये तो पर्सनल खर्चा है, वो अपना जाने सौरभ, बिजनेस में तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। पर मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर ली, पर्सनल खर्चा बिजनेस के पेमेंट साइड में दिखा दिया। बट ऑब्वियस मेरा बैंक नहीं करेगा, बिकॉज HDFC बैंक और कोटक बैंक अलग अलग बैंक है, उनको क्या पता वहां पे क्या हो रहा है। तो मेरा बैंक ने एंट्री गलती नहीं की है, मेरे अकाउंटेंट ने मेरा कोटक की एंट्री गलती से मेरे HDFC बैंक में कर ली। बस सिंपल सी बात है। ड्रॉन मतलब होता है चेक इशूड। 7 ऑन कैश बुक बैंक कॉलम टोटल ऑफ रिसीट साइड एंड ऑन पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब आप मुझे बताओ डू व्हाट इफ डन कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कितना इंपॉर्टेंट है डू व्हाट इफ डन। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? ऑन कैश बुक बैंक कॉलम टोटल ऑफ द रिसीट साइड मतलब ये वाला साइड of 35,000 and on payment side was bringing it brought forward to the cash book, the figure was interchange। लो भाई, मेरा अकाउंटेंट सही में अतरंगी है। उसने क्या किया, मेरा एक 35,000 का जो रिसीट साइड का जो टोटल था और पेमेंट साइड का 53,000 था, उसने ऐसे उल्टा कर लिया। यहाँ का बैलेंस यहाँ कर लिया, यहाँ का बैलेंस यहाँ कर लिया, मतलब यहाँ का बैलेंस यहाँ और यहाँ का बैलेंस यहाँ कर लिया। उसने क्या किया, चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ओके, तो बैलेंस इंटरचेंज, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिकॉज आपको तो एक फॉलो करना है, डू व्हाट इफ डन, जो हुआ है वो करो। अरे CID नहीं देखते क्या? CID में क्या होता है, क्राइम सीन को वापस से रिक्रिएट करते हैं ना कि हुआ क्या होगा, बस वही हुआ है। यहां पे अपन रिक्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या है, बैंक कॉलम का जो टोटल है रिसीट साइड में 35,000 रुपये और 53,000, तो 35,000 यहां आना चाहिए था, भाई साहब ने 35,000 यहां पे लिख दिया और 53,000 पेमेंट साइड का टोटल गलती से यहां पे लिख दिया। भैया अतरंगी है। रिसीट साइड का टोटल तो रिसीट साइड में आना चाहिए था ना, पेमेंट साइड का टोटल पेमेंट साइड में आना चाहिए था, पर भाई साहब ने क्या किया, रिसीट साइड का टोटल पेमेंट साइड में लिख दिया, पेमेंट साइड का टोटल रिसीट साइड में लिख दिया। हमने भी तो वही किया है, डू व्हाट इफ डन 35,000 और 53,000। क्लियर है? ओके, बट एक बात बताओ, बैंक ने गलती की है क्या? नहीं, बैंक गलती नहीं करेगा। बैंक हमेशा ध्यान रखना, बैंक गलती नहीं करेगा जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो। तो एक बात बताओ, मैंने इंटरचेंज किया है तो मेरा रिसीट साइड का मतलब है बैंक, मेरा रिसीट साइड का टोटल कितना है 35,000, रिसीट साइड का 35,000, मेरा रिसीट मतलब बैंक का डिपॉजिट, मेरा डेबिट मतलब बैंक का क्रेडिट। तो बैंक अगर मेरा 35,000 रिसीट साइड का टोटल है तो बैंक का टोटल डिपॉजिट साइड में आएगा। हाँ, मेरा रिसीट साइड का टोटल है तो बैंक का डिपॉजिट साइड में आएगा, और मेरे पेमेंट साइड का जो टोटल है वो बैंक कहाँ दिखाएगा, वो यहाँ दिखाएगा अपने पेमेंट साइड में। विड्रॉवल, मेरा पेमेंट बैंक का विड्रॉवल, मेरा रिसीट बैंक का डिपॉजिट होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर मेरा 35,000 रिसीट साइड का टोटल है तो बैंक ने तो रिसीट साइड मतलब बैंक ने डिपॉजिट साइड में दिखाया होगा, और मेरा 53,000 अपना पेमेंट साइड का है तो बैंक ने पेमेंट साइड में दिखाया होगा। पर मेरे अकाउंटेंट ने 35 भाई साहब ने यहाँ दिखा दिया बेवकूफ ने, और 53 यहाँ दिखा दिया। होता है, गलतियां होती है, नींद में होता है, ठीक है ना? ये कर दिया। देखो कितना फर्क, वही तो बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं, अभी आप करोगे देख लेना। 8 पॉइंट, ₹2,000 being the profit of the bill collected on 18 did not appear in the cash book। ओके, मेरे पास एक बिल कलेक्ट हुआ, did not appear in the cash book। ओके, बिल कलेक्टेड, मेरे को एक पैसा आया, बिल कलेक्टेड हो गया ना, कहाँ लिखा हुआ है,
बीइंग कलेक्टेड 20,000। तो मेरे पास एक पैसा आया, बैंक ने तो एंट्री कर ली, बैंक ने एंट्री कर ली है, बट मैंने एंट्री नहीं की। लिखा है ना, कैश बुक में एंट्री नहीं की है। मुझे 20,000 रुपये आए, कलेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब मेरे डिपॉजिट हो गया, बैंक ने एंट्री कर ली है, मैंने कोई एंट्री नहीं की है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? अब आ जाओ 9 पॉइंट, पेमेंट ऑफ ₹20,000 बाय मिस्टर मनीष इन फुल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट via check of ₹20,000 by Mr. Manish in full settlement of ₹21,000 to Mr. Saurabh was recorded in the receipt side and 1,000 in discount column and 20,000 in the cash column. The check was cleared on 14th June. Okay, मैंने किसी को चेक दिया 20,000 का फुल सेटलमेंट। एक बात बताओ, जब मैं किसी को 20,000 का चेक दूंगा तो मैं एंट्री कहाँ करूंगा? मैं एंट्री अपने बैंक कॉलम में करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मुझे किसी को 21,000 रुपये देने थे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको 20,000 रुपये दिए, उसने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। मैंने रिसीट साइड में 1,000 रुपये डिस्काउंट कॉलम में दिखा दिया और 20 वाज रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड। एक बात बताओ, पेमेंट वाया चेक ऑफ रुपीज बाय मिस्टर मनीष। ओके, मनीष ने मुझे पेमेंट दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छा पॉइंट है। देखो क्या हुआ, अब आपको तब देखो कहता कंफ्यूजन क्या होगा कि पेमेंट, आप पेमेंट दे रहे हो, नहीं, मनीष मुझे पेमेंट दे रहा है। मैं तो सौरभ हूं भाई साहब, मैं मनीष नहीं हूं, मैं सौरभ हूं। तो भाई साहब मनीष ने सौरभ को पैसे दिए तो मेरा तो रिसीट हुआ, मुझे तो अकाउंट में मेरे पैसे आ रहे हैं ना। यहां पे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेमेंट, तो आप लगोगे फिर पेमेंट। ओके, फिर आप लगोगे पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब आपने पैसा दिया नहीं। वो ये लाइन ट्विस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि उसने मुझे क्या दिया? पैसा दिया, तो मेरा तो रिसीट होगा। ओके, तो मतलब मुझे पैसा मिला 20,000 का, मैंने उसको एंटर किया 1,000 डिस्काउंट में और 20,000 मैंने कैश कॉलम में एंट्री कर ली। देखो मैंने क्या गलती की, मेरे 2 अकाउंट होते हैं, कैश और बैंक, ठीक है ना, ये आपको पता है, मेरे होते हैं कैश और बैंक, ये मेरा पेमेंट साइड और ये मेरा रिसीट साइड। ओके, जब मुझे कोई पेमेंट मिलेगा 20,000 का, जैसे किसी ने मुझे चेक दिया, तो भैया मुझे एंट्री तो बैंक में अकाउंट में करनी चाहिए थी, हाँ, पर मैंने 20,000 की एंट्री यहाँ नहीं करके यहाँ पे कर ली। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में कोई एंट्री की क्या? सर नहीं की है। तो जब मैंने कोई बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे लिखो पेमेंट, एक मिनट लिखो, हाँ, चेक एंटर्ड रॉन्ग। मैंने एंट्री की है क्या? सर मैंने एंट्री नहीं की है। सर कहाँ लिखा हुआ है? देखो ना, यहाँ पे लिखा ना, मैंने कैश कॉलम में एंट्री कर ली। ओके, तो मैंने 20,000 की कैश कॉलम में एंट्री कर ली, 1,000 कॉलम और 1,000 डिस्काउंट में एंट्री कर ली है। डिस्काउंट का तो मैंने ठीक किया, बैंक में मैंने 0 एंट्री की है। एंट्री यहाँ करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हुआ है वो करूँगा, मैंने एंट्री नहीं की है। ओके, चलो अब एक बात बताओ, बैंक ने एंट्री की है क्या? हाँ, बैंक, वो चेक क्लियर हो गया, तो मुझे 20,000 का चेक मिला है ना, तो बैंक ने तो वो एंट्री कर ली। कितने का चेक मिला? एक मिनट, हाँ, वो चेक कितने का है? 20,000 का। तो बैंक ने एंट्री कर ली, ये कंफ्यूज मत होना, ये 20 अलग है। बैंक ने 20,000 की एंट्री कर ली, मैंने नहीं की। मुझे किसी ने चेक दिया तो बैंक मेरा बढ़ेगा ना, डिपॉजिट होगा, पर मैंने एंट्री नहीं की, मैंने कैश कॉलम में एंट्री कर ली। क्लियर है? ओके। परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सौरभ अपेयर्ड इन द पासबुक ओनली। मैंने एक शेयर खरीदा, एक, ठीक है ना, सिक्योरिटी परचेज्ड, मैंने एक शेयर खरीदा और वो मेरे गलती से बैंक में ही एंट्री हुई है, मैंने एंट्री नहीं की। जब मैं कोई शेयर खरीदूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट माइनस होगा ना, विड्रॉवल में जाएगा ना, पर मैंने एंट्री नहीं की है। फिर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? देखो ना, मैंने सिक्योरिटी परचेज की 5,000 की, बाय बैंक ऑन बिहाफ अपेयर्ड इन द पासबुक ओनली, लिखा ना, फिर पासबुक में अपेयर हो गया, तो मैंने तो एंट्री
बैंक ने तो 5,000 की एंट्री कर ली, मैंने एंट्री नहीं की। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो पासबुक का क्वेश्चन है, तो पहले ऐड करेंगे और फिर अपन लेस करेंगे, ठीक है ना। चलो एक बात बताओ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। ओके, तो पासबुक पे आ जाओ। ओके, पासबुक पे आ जाओ। पासबुक का डिपॉजिट प्लस होता है माइनस होता है? सर डिपॉजिट हमेशा प्लस होता है, डिपॉजिट हमेशा प्लस होता है। सर ऐसी क्या बात कर लिया आपने, डिपॉजिट तो हमेशा प्लस ही होगा ना। ओके, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है क्या? हाँ। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अगर डिपॉजिट प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस बोलता, अगर डिपॉजिट प्लस होता तो मैं बोलता माइनस बोलता। पर अब इस ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना। ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में डिपॉजिट, अब पासबुक है तो पासबुक में आ जाओ, पासबुक में डिपॉजिट प्लस होता है तो प्लस ही करोगे। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस। क्लियर है? ओके, समझ में आया। तो अब आपको प्लस प्लस का करना है, माइनस माइनस करना है। आपको ओवरड्राफ्ट का पॉइंट है ना, तो ओवरड्राफ्ट में ये प्लस है तो ये प्लस ही होगा, ये प्लस ही होगा, ये प्लस है तो ये हमने प्लस का प्लस ही किया, आपको अपोजिट साइन नहीं किया। अब प्लस और प्लस आप ऐसा कर लो, पहले प्लस प्लस कर लो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये प्लस कर लेते हैं, प्लस 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 यहाँ पे है एक तो 800 रुपये, 800 रुपये रॉन्ग क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, ठीक है ना। कितना हो जाएगा सर? 800 रुपये। ओके, चलो ये भी हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा प्लस। उसके बाद में 2000 और ये 100, इसको डायरेक्टली करें एक एक करें? चलो 2000 रुपये कर लेते हैं। इंटरेस्ट कलेक्टेड 2000 रुपये। चलो भैया ये भी हो गया, ये भी प्लस हो गया। और सर यहाँ पे प्लस और कुछ है क्या? प्लस और ये 1000 पे प्लस है, 1000 प्लस है। चेक इशूड इन सेविंग अकाउंट, चेक इशूड इन सेविंग अकाउंट कितने का था? 1000 का। मैं सिर्फ अब मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, तो ये भी 1000 हो गया प्लस। सिर्फ आप ये पेमेंट और डिपॉजिट देखो, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। सर 35,000 70,000 बैलेंस इंटरचेंज। ओके, बैलेंस इंटरचेंज 35 और 70,000। सर कैसे? 35 प्लस 35,000। ओके सर, समझ में आ गया। 35 और 35 दोनों प्लस हो रहे हैं, 70 हो गए। उसके बाद सर ये प्लस है 20,000 और 20,000 क्या है? बिल कलेक्टेड। चलो बिल कलेक्टेड 20,000 रुपये, बिल कलेक्टेड 20,000 रुपये, ये भी हो गया। और सर ये भी 20,000 रुपये, ये भी 20,000 रुपये। तो एक और हो जाएगा, चेक एंटर्ड रॉन्ग, चेक एंटर्ड रॉन्ग 20,000 रुपये। हाँ सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों हो गए। उसके बाद आप आ जाओ, प्लस हो गया, सारे हो गए, प्लस के सारे हो गए, 35,000 सारे हो गए, एवरीथिंग इज डन, ठीक है ना। अब माइनस में आ जाओ, माइनस में एक तो 200 रुपये है, तो ये वाला माइनस कर लो। ओके, देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अब तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे लिखा हुआ है। लेस क्या लिखा हुआ है भाई साहब? चेक डिपॉजिटेड एंटर रॉन्ग, चेक डिपॉजिटेड एंटर रॉन्ग, रॉन्ग 200 रुपये, ठीक है ना। 200 रुपये माइनस माइनस, ये भी माइनस है तो ये भी हो जाएगा 100 रुपये। इंटरेस्ट और कलेक्शन चार्जेस, ठीक है ना। चलो 100 रुपये ये भी हो गया, ये हो गया 100 रुपये। अब माइनस में 53 और 53 कितने होते हैं सर? 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपये। ओके, तो 1,06,000 रुपये, ठीक है ना। बैलेंस इंटरचेंज 1,06,000, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और माइनस में कुछ है? नहीं सर माइनस में कुछ है। हाँ सर ये 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये लिख दो। सिक्योरिटी परचेज, परचेज 5,000 रुपये। सर सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे हो गए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इनका टोटल यहाँ लिखना है, कितना आ रहा है सर? 2,000 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, सर 113,800 और 200 प्लस 100 प्लस 106,000 प्लस 5,000 रुपये, सर 1,11,300, ठीक है ना। तो आपका ये जो कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा
40,000 प्लस 1,13,800 माइनस 1,00,000, ये कितना था 200 प्लस 100 प्लस 1,06,000 प्लस 5,000 ना, तो 111 है, ठीक है ना। हाँ, तो 40,000 प्लस 113,800 माइनस 111,300, तो टोटल आता है 42,500। तो ये हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये मेरा कैश बुक, मैंने स्टार्ट किया था पासबुक से, तो ये कैश बुक में, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ओवरड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट मैंने स्टार्ट किया था पासबुक से, और ये मेरा कैश बुक। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो मैंने आपको ओवरड्राफ्ट में आपको पॉइंट भी बता दिया। मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, ये है आपका होमवर्क, ठीक है ना। देखो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे कमेंट पे आंसर लिख दूंगा, आंसर क्या है, पर मुझे आप इसका एक बार सॉल्व करो, इसको होल्ड करो, इसको स्क्रीनशॉट लो, उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि लास्ट में जो बैलेंस आ रहा है वो कितना हो रहा है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। क्लियर है? ओके, समझ में आया? चलो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे स्टेटमेंट दे रखा तो क्या करेंगे, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप सबको पता है यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, तो यस डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड यस आप जो है अपना प्यार बनाए रखो। एंड यस मेरा अकाउंट फंडा चैनल, टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप का ज्वाइन करना, मेरा पूरा कोर्स आप मेरा accountfunda.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है। एंड यस डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।